हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक इट्स सो हैपेंड के चैप्टर नंबर 4 द ट्रेजर विद इन को रीड करेंगे। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना और विद इन का मतलब होता है हमारे अंदर या हमारे मन के अंदर। तो द ट्रेजर विद इन का मतलब है कि हम सब के अंदर कोई खजाना छिपा होता है, कोई खास बात होती है। हम सब के अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होती है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, इसमें एक इंटरव्यू हमें दिखाया गया है, जिसमें इंटरव्यू लेने वाली जो लेडी है उनका नाम है बेला राजा, जो एक न्यूज़पेपर की एडिटर है। और वो किनका इंटरव्यू लेती है? वो इंटरव्यू लेती है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का। और ये जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये एक बहुत ही फेमस, बहुत ही सफल इंडियन आर्किटेक्ट हैं। आर्किटेक्ट वो लोग होते हैं जो ये बिल्डिंग वगैरह के डिज़ाइन तैयार करते हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है, इसमें एक इंटरव्यू है। बेला राजा इंटरव्यू लेती है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का। तो इनकी जो बातचीत है, इनकी जो कन्वर्सेशन है, वो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को रीड करने से पहले यहाँ पर हमें ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और उसके बाद ये 3 पॉइंट्स और दिए गए हैं। तो पहले हम इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। यहाँ पर इस पॉइंट में हमें ये बताया गया स्टूडेंट्स कि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई खास बात होती है जो उस बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग करती है। यानी कि हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है और हर बच्चे का सीखने का, लर्निंग का अपना खुद का एक तरीका होता है। और इस पॉइंट में हमें यह बताया गया है कि ये जो पूरा चैप्टर है, ये एक इंटरव्यू है जिसमें बातचीत दिखाई गई है, कन्वर्सेशन दिखाई गई है बेला राजा की, जो कि एक न्यूज़पेपर की एडिटर है। और ये बात कर रही है, ये इंटरव्यू ले रही है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का, जो एक बहुत ही सफल और बहुत फेमस आर्किटेक्ट है, जो कि बिल्डिंग्स के डिज़ाइन तैयार करते हैं। इसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट में हमें यह बताया गया है कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जब एक छोटे बच्चे थे और जब वो स्कूल जाते थे, तो स्कूल में वो परेशान से रहते थे, खुश नहीं थे। और उन्हें नई नई चीज़ें करना, नई नई चीज़ें सीखना तो अच्छा लगता था, लेकिन ये जो मशीन की तरह पढ़ाई करना होता है, ये उन्हें पसंद नहीं था। और मैथमेटिक्स करने से तो उनको कपकपी छा जाती थी, इतना डर सा लगता था मैथ करने में। एक बार उनके प्रिंसिपल ने उनसे कुछ कहा और प्रिंसिपल की बात का हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तो इन सब बातों के बारे में हम इस चैप्टर में, इस इंटरव्यू में पढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस इंटरव्यू को पढ़ते हैं। यहाँ पर जहाँ भी HC लिखा हुआ है, HC का मतलब है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर। यानी कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जब भी कुछ बात करेंगे तो वहाँ पर आपको HC लिखा हुआ मिलेगा। और BR का मतलब है बेला राजा, जो कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का इंटरव्यू ले रही है। तो जहाँ BR होगा, ये मतलब होगा कि यहाँ पर बेला राजा बात कर रही है। तो सबसे पहले हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर कह रहे हैं कि एक समय था जब मुझे बहुत डरावने, भयानक सपने आया करते थे, लेकिन पिछले 4-5 साल से अब मुझे ये सपने आने बंद हो गए हैं, अब ये सपने आने समाप्त हो गए हैं। तब बेला राजा उनसे पूछती हैं कि आप किन डरावने, किन भयानक सपनों के बारे में बात कर रहे हैं, और अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि अब वे सपने आने आपको बंद हो गए हैं, अब वे सपने समाप्त हो गए हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है? ये बेला राजा हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से यहाँ पर पूछ रही है। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ पर कहा कि पहले मुझे कॉन्टिन्यूसली कुछ डरावने सपने आया करते थे कि मैं मैथ का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो ये मैथ का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, ये जो सपने उन्हें आते थे, ये उन्हें डरावने सपने लगते थे। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं मैथ के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, तो मैथ से ही उनको डर लगता था और मैथ ही उन्हें उनके सपनों में आता था। लेकिन अब वो कहते हैं कि अब मैं ये जो मेरी प्रॉब्लम थी कि मुझे सपने आते थे कि मैं मैथ का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो अब इस प्रॉब्लम से मैं पार पा चुका हूँ, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है।
तो अब मुझे एजुकेशन के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं होता, इसलिए अब मुझे ऐसे भयानक सपने, ऐसे डरावने सपने भी नहीं आते हैं। इसके बाद बेड़ा राजा ने हफीज कॉन्ट्रैक्टर से पूछा कि आप हमें अपने स्कूल के स्टार्टिंग के दिनों के बारे में कुछ बताइए। तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने बेड़ा राजा को बताया कि जब मैं स्कूल में आया तो फर्स्ट और सेकंड ईयर में तो मैं अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में पहुंचा तो उसके बाद पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया और फिर उसके बाद मुझसे पढ़ाई ना हो सकी। लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट था, ये हफीज कॉन्ट्रैक्टर बता रहे हैं कि मेरा जो इंटरेस्ट था वो गेम्स में बहुत ज़्यादा था। मैं इधर उधर बहुत दौड़ता था, जोक्स बहुत करता था, दूसरों के साथ हंसी मजाक बहुत करता था, और जब पेपर आते थे, जब एग्ज़ाम आते थे, तो उस समय पर मैं चीटिंग यानी कि कॉपी किया करता था और मैं ये कोशिश किया करता था कि मुझे एग्जामिनेशन पेपर मिल जाए और फिर मैं उसको स्टडी करता था। क्योंकि पढ़ाई में जो क्लास में जो पढ़ाई मुझे कराई जाती थी, क्लास में जो भी पढ़ाया जाता था, जो सिखाया जाता था क्लास में मुझे, वो सब मुझे याद नहीं रहता था। ये हफीज कॉन्ट्रैक्टर बता रहे हैं। और उसके बाद हफीज कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर कहते हैं कि मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिससे कि मेरा जीवन बदल गया। और यहाँ पर हफीज कॉन्ट्रैक्टर बता रहे हैं कि जब मैं 11th स्टैंडर्ड में पहुँचा तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि बेटा, मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूँ, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन तुमने कभी पढ़ाई नहीं की और मैंने आज तक हमेशा तुम्हारा ध्यान रखा है, लेकिन अब मैं आगे तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाऊंगा। अब आगे तुमने खुद ही अपना ध्यान रखना है। और प्रिंसिपल ने मुझसे 5 मिनट तक बात की, ये हफीज कॉन्ट्रैक्टर बता रहे हैं। और प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि तुम्हारे फादर भी नहीं हैं, तुम्हारी माँ ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और तुम्हारे लिए ये फीसें भरी है ताकि तुम कुछ बन जाओ, लेकिन तुम सिर्फ खेलते कूदते रहे। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम कुछ करके दिखाओ, कुछ बन कर दिखाओ। यानी कि अब तुम्हें कुछ करके दिखाना है, कुछ पढ़ाई करके भी दिखानी है, तभी तुम कुछ बन पाओगे, ऐसा प्रिंसिपल ने हफीज कॉन्ट्रैक्टर से कहा। और उसके बाद यहाँ पर हफीज कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि मैं खेल कूद में बहुत अच्छा था और मैं एक चैंपियन भी रहा था और मैं क्रिकेट टीम का कैप्टन भी था और मैं लगभग हर गेम खेला करता था, लेकिन उस साल मैंने कुछ भी नहीं खेला। और उसके बाद हफीज कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि जब प्रिंसिपल ने उनसे बात की, उन्हें समझाया, तो उसके बाद वो क्या कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने प्रेयर करना शुरू किया। और वो ये बता रहे हैं कि मैं प्रेयर किया करता था, फिर खाना खाया करता था और स्टडी किया करता था। और आमतौर पर तो मैं नकल करके पास हो जाता था, लेकिन फिर मैंने इस बात को महसूस किया, ये जान लिया कि जब मैं सीनियर सेकेंडरी में पहुंच जाऊंगा तो फिर मैं नकल करके भी पास नहीं हो पाऊंगा। और फिर मैंने सीनियर सेकेंडरी के एग्ज़ाम दिए और वहाँ मुझे 50% मार्क्स मिले। तब मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि तुम ये सोचो कि तुम्हें डिस्टिंक्शन मिली है, यानी वो इससे भी खुश थे। और फिर हफीज कॉन्ट्रैक्टर यहाँ बताते हैं कि यही मेरे स्कूल डेज की मेरी मेमोरीज हैं, यानी कि स्कूल के दिनों की यही मेरी यादें हैं। और इसके बाद यहाँ पर हफीज कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि मैंने कई तरह के काम किए और मैंने कितनी तरह के काम किए ये मुझे याद नहीं रहता, मैं चीज़ों को भूल जाता हूँ और चीज़ों को याद रखने के लिए मुझे उन्हें फोटोग्राफ की तरह देखना पड़ता है। मैं अपने मन के द्वारा चीज़ों को याद नहीं रख सकता और मैं इसी तरह से काम करता था। उसके बाद यहाँ पर बेड़ा राजा ने हफीज कॉन्ट्रैक्टर से पूछा कि जब आप स्कूल में थे और आपके टीचर्स आपको बहुत डांटा करते थे तो आपको कैसा लगता था, कैसी फीलिंग आती थी। तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने बेड़ा राजा को बताया कि जब मेरे स्कूल के टीचर्स मुझे डांटते थे तो मुझे किसी तरह की कोई फीलिंग्स नहीं आती थी, मेरा खेल कूद में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था और मेरी तो हर हफ्ते छड़ी से पिटाई हुआ करती थी। उसके बाद बेड़ा राजा ने हफीज कॉन्ट्रैक्टर से पूछा कि जब आपको ये पता होता था कि अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे या आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो आपके टीचर को गुस्सा आ जाएगा और आपकी छड़ी से पिटाई होगी, ये सब जानकर आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता था, आपके मन में क्या चल रहा होता था। तो इसका आंसर क्या दिया हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने, स्टेट ऑफ माइंड यानी कि मेरी मानसिक दशा क्या होती थी। तो ये तो सीधा सा था कि आप अपना हाथ उठाइए और आपके टीचर आपके हाथ पर छड़ी से आपको मारेंगे। इससे दर्द तो होता था, लेकिन मुझे उस दर्द को जल्दी ही भूलना पड़ता था क्योंकि मुझे जल्दी से खेलने के लिए जाना होता था।
उसके बाद बेड़ा राजा यहाँ पर हफीज कॉन्ट्रैक्टर से पूछती है कि आपको कभी असुरक्षा या फिर कुछ डर ऐसा महसूस नहीं होता था। तो इसके आंसर में हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने उनको बताया कि मेरा मन तो सिर्फ खेलने में लगा रहता था और किसी बात पर मेरा ध्यान जाता ही नहीं था, और मैं लोगों के साथ काफ़ी मजाक भी किया करता था। एक दिन मेरा पढ़ने का मन नहीं था, तो मैंने अपने मन बहलाव के लिए कुछ और करने की सोची, और हम लोग लगभग 1 घंटे तक, पूरे 1 घंटे तक हम चोर पुलिस खेलते रहे। और हर शनिवार को हमें टाउन में जाकर एक मूवी देखने की परमिशन मिलती थी। तो मैं क्या करता था कि मैं लंच नहीं करता था और अपने जितने भी यार दोस्त होते थे, जो 40-50 स्टूडेंट्स थे, उनसे पैसे इकट्ठे करता था, भागता हुआ जाता था, टिकट खरीदता था फिल्म की, और जब मैं वापस आ रहा होता था तो वापसी में मैं पेट भर के रज के, मतलब बहुत बढ़िया से खाना खाता था। और यहाँ पर हफीज कॉन्ट्रैक्टर ये बता रहे हैं कि मैं एक गैंग का लीडर था, और हमारा जो गैंग था वो युद्ध की योजना बनाया करता था। हम बड़ी बड़ी लड़ाइयों की प्लानिंग बनाया करते थे, और मेरा इन्हीं सभी चीज़ों में इंटरेस्ट था। पढ़ाई में मेरा कोई इंटरेस्ट, पढ़ाई में मेरी कोई रुचि नहीं थी। इन सब चीज़ों में ही मेरा मन लगा रहता था। और इसके बाद यहाँ पर हफीज कॉन्ट्रैक्टर ये बता रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स होते थे वो मेरी जो टेक्स्ट बुक्स होती थी, मेरी जो बुक्स होती थी, उनको अगले साल के लिए रख लिया करते थे, क्योंकि वो लगभग नई ही रहती थी, और मैं तो उन्हें सिर्फ एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही खोलता था। इसके बाद बेड़ा राजा ने हफीज कॉन्ट्रैक्टर से पूछा कि आप आर्किटेक्चर की फील्ड में कैसे आ गए, यानी कि आप ये बिल्डिंग बनाने के काम में कैसे आ गए। तब हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें आंसर दिया कि अगर किसी के 80 से 85% से नीचे मार्क्स आते थे, यानी अगर किसी के नंबर, किसी के परसेंटेज 80-85 से नीचे रहती थी, तो उन्हें आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता था। और मेरे तो सिर्फ 50% मार्क्स आए थे। और उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया, मैं ये चाहता था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं, और मुझे तो एडमिशन लेटर भी आ गया था आर्मी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मेरी चाची ने उस एडमिशन लेटर को फाड़ दिया। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूंगा, लेकिन मेरी माँ ने मुझसे कहा कि पुलिस फोर्स ज्वाइन मत करो, तुम सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन पूरी करो। इसलिए मैंने जय हिंद कॉलेज जो बॉम्बे में है वहां पर एडमिशन ले लिया। इसके बाद यहाँ पर हफीज कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि जब उन्होंने जय हिंद कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो वहाँ पर उन्हें या तो फ्रेंच लेनी थी या जर्मन लेनी थी, और उन्होंने वहाँ पर 7 साल तक फ्रेंच पढ़ी तो सही, लेकिन उन्हें इन 7 सालों में फ्रेंच के 7 शब्द भी याद नहीं हुए। फिर उन्होंने जर्मन लैंग्वेज ले ली, और फिर उनका जो जर्मन टीचर था उसकी डेथ हो गई, और फिर कॉलेज में उनसे कहा गया कि अब तुम अपना कॉलेज चेंज कर लो। उसके बाद यहाँ पर एक बात और भी कही गई थी कि या तो तुम अपना कॉलेज चेंज कर लो, या फिर तुम वापस से फ्रेंच लैंग्वेज ले लो। अब यहाँ पर हफीज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि मुझे किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन कैसे मिल सकता था। मुझे तो यहाँ पर भी, इस कॉलेज में भी सिफारिश के द्वारा ही किसी ने उनके लिए सिफारिश की थी, कि जिसकी वजह से इन्हें यहाँ पर एडमिशन मिल गया था। तो ये कह रहे हैं कि मुझे किसी और कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलता। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर से फ्रेंच लैंग्वेज ले ली, और फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने का जो कोर्स था उसे स्टार्ट कर दिया। और फ्रेंच सीखने के लिए मैं अपनी एक कज़न के पास जाया करता था, अपनी कज़न सिस्टर के पास जाता था। और जो इनकी एक कज़न सिस्टर थी वो एक आर्किटेक्ट की वाइफ थी, यानी कि इनके जो हस्बैंड थे जिनके पास ये जाते थे सीखने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज, इनकी जो ये सिस्टर थी, इनके हस्बैंड एक आर्किटेक्ट थे जो कि ये बिल्डिंग के डिज़ाइन बनाते थे। और जब ये फ्रेंच सीखने के लिए अपनी कज़न सिस्टर के पास जाते थे, तो इसके लिए उन्हें, उनके जो हस्बैंड थे, उनका जो आर्किटेक्ट ऑफिस था उसमें जाकर ये फ्रेंच सीखते थे। इसके बाद बेड़ा राजा ने हफीज कॉन्ट्रैक्टर से पूछा, तो क्या फिर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप एक आर्किटेक्चर बनेंगे, क्योंकि अब आप अपनी कज़न सिस्टर के पास फ्रेंच सीखने जा रहे थे और उनके हस्बैंड एक आर्किटेक्ट थे, तो क्या तब आपने ये डिसीजन ऐसे ही ले लिया? तब हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने उनसे कहा कि नहीं, ये जो भी हुआ ये बाय चांस हुआ, यानी कि ये सब इत्तेफाक से हुआ। और फिर हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने बताया
कि एक दिन मैं अपने उस रिश्तेदार के यहाँ जो आर्किटेक्ट थे उनके ऑफिस में बैठा हुआ था। वहाँ पर एक व्यक्ति था और वो भी शायद आर्किटेक्ट ही था, और उसने एक विंडो का, एक खिड़की का डिज़ाइन तैयार किया, एक खिड़की की ड्राइंग तैयार की। और जो खिड़की की ड्राइंग होती है उसमें बहुत ही एडवांस ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जिस व्यक्ति की ड्राइंग स्किल्स अच्छी होती है वही व्यक्ति खिड़की की डिज़ाइन तैयार कर सकता है। और जब मैंने देखा कि उस व्यक्ति ने खिड़की की, विंडो की ड्राइंग तैयार की थी, तो मैंने उस ड्राइंग को देखकर उससे कहा कि जो ड्राइंग आपने तैयार की है खिड़की की, ये गलत है। अगर आप इस तरीके से, इस तरह की अगर आप खिड़की बनाएंगे तो ये खिड़की नहीं खुलेगी। और तब उन्होंने मुझसे शर्त लगाई, और तब जब उन्होंने अच्छे से चेक किया अपनी ड्राइंग को, तो उन्होंने इस बात को मान लिया कि उनकी ड्राइंग गलत थी। और यह देखकर मेरे कज़न के जो हस्बैंड थे वो हैरान रह गए, और उन्होंने मुझे कुछ और चीज़ें ड्रॉ करने के लिए दी, और मैंने फटाफट से वो सारी ड्राइंग्स बना दी जो उन्होंने मुझसे कहा। फिर उन्होंने मुझे एक घर का डिज़ाइन बनाने के लिए बोला कि घर का डिज़ाइन बनाओ, और मैंने उस घर का डिज़ाइन बनाकर भी दिखा दिया। और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि बाकी सब काम तुम छोड़ दो, तुम तो बस आर्किटेक्चर के काम में आ जाओ। और फिर हम प्रिंसिपल से मिलने के लिए गए। प्रिंसिपल ने मुझे चेतावनी दी और मुझसे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्ट करने के लिए अलाउ करता हूँ कि तुम आर्किटेक्चर के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन अगर तुमने ठीक से ये एग्ज़ाम नहीं दिया, अगर एग्ज़ाम में तुमने कुछ गड़बड़ की या एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, तो फिर तुम कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाओगे। लेकिन मुझे तो उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में A+ मिला, और बस उस दिन के बाद सब कुछ ठीक होता चला गया। और मैंने कभी कोई प्लान नहीं बनाया था, कोई योजना नहीं बनाई थी, लेकिन मुझे इतना तो पता था, मैं इतना जानता था कि किसी चीज़ को अगर ऊपर से देखो तो वो चीज़ कैसी नज़र आती होगी। और मैंने कभी सेक्शंस के बारे में भी इतना मुझे नहीं पता था। सेक्शन जैसे पार्ट्स होते हैं ना, सेक्शन, खंड कहते हैं इसको, या पार्ट्स कहते हैं। मुझे नहीं पता था कि सेक्शन कैसे होते हैं, लेकिन मैं इतना जानता था कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और उसके बाद मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आने लग गया। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो कुछ भी मैं स्कूल में किया करता था, उस सब की वजह से मुझे ये सारा ज्ञान मेरे अंदर आ गया था। और मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था बहराम द्विवेचा, और हम दोनों के बीच ये कंपटीशन हुआ करता था कि हम किले बनाएंगे, किलों के डिज़ाइन बनाएंगे, गन्स के डिज़ाइन बनाएंगे, और जो उनके कारतूस, गोलियां होती हैं, उनके डिज़ाइन बनाएंगे। और हम दोनों कोशिश करते थे कि हम एक दूसरे से डिफरेंट डिज़ाइन तैयार करें। और जब मैं स्कूल में था और मैं सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड में था, तो मेरी एक टीचर होती थी जिनका नाम था मिसेस गुप्ता। उन्होंने मेरे स्केचेस देखे, मैं जो स्केच बनाता था, जो ड्राइंग्स बनाता था, उन्होंने उन स्केचेस को देखा और मुझसे कहा कि तुम बाकी की सब चीज़ों में, बाकी के सब कामों में तो तुम बेकार हो, लेकिन तुम स्केच बहुत अच्छा बनाते हो, इसलिए तुम बड़े होकर एक आर्किटेक्ट बनना। लेकिन उस समय मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन वो जो उन्होंने कहा था वो बिल्कुल सही बात कही थी। और जब मैं आर्किटेक्ट बन गया तो मैं उनके पास गया और मैंने उन्हें इसके बारे में बताया कि जैसा कि आपने कहा था ये बिल्कुल सही साबित हुआ, और अब मैं आर्किटेक्ट बन गया हूँ। उसके बाद यहाँ पर बेला राजा ने हफीज कॉन्ट्रैक्टर से पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता था कि आप पढ़ाई को पसंद नहीं करते, आपको ऐसा क्यों लगता था कि आपकी पढ़ाई में रुचि ही नहीं थी? क्या ऐसा इसलिए था कि वो जो सिलेबस होता है जिसको कवर करना पड़ता है, जो पूरी पढ़ाई करनी होती है, क्या आपको ये लगता था कि आप उसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, आप अपना सिलेबस पूरा नहीं कर सकते, आप पढ़ाई को पूरे तरीके से नहीं कर सकते? क्या ऐसा लगने की वजह से आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं था? तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ पर जवाब दिया उन्हें कि मैं लैंग्वेजेस सीखने में बहुत बुरा था, साइंस और जियोग्राफी में फिर भी थोड़ी बहुत कर लेता था, लेकिन मैथ तो मेरा बिल्कुल ही ख़राब था। और सच तो यह है कि मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं था पढ़ाई में, मैं तो बस ऐसे ही पढ़ने के लिए बस पढ़े जा रहा था, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। और जो कुछ भी मुझे आज पढ़ाया जाता था, 2 दिन के बाद मैं उस पढ़ाई को भूल जाया करता था, मुझे याद ही नहीं रहता था। और सच तो ये भी है कि मैं पढ़ने की कोई ख़ास चिंता भी नहीं करता था, क्योंकि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता था।
और उसके बाद यहाँ पर बेड़ा राजा ने हफीज कॉन्ट्रैक्टर से पूछा पूछा कि क्या आपको ये लगता है कि जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता था वो बोरिंग होता था, या फिर आपको ये लगता था कि जब आपको कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा था और आपको उस चैप्टर का कंसेप्ट समझ में आ जाता था तो आपको ऐसा लगता हो कि अब पूरे चैप्टर पढ़ने की क्या ज़रूरत है, कंसेप्ट तो मुझे इस चैप्टर का समझ आ ही गया है। क्या इस वजह से आपको ये पढ़ाई बोरिंग लगती थी? तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें जवाब दिया कि बोर्डिंग स्कूल में रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में हम एक एक दिन गिन कर बिताते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं, आजकल के समय में स्कूल में बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं, लेकिन हमारे समय में जब भी कोई टेस्ट होता था तो हम सिर्फ नकल करके पास हो जाते थे और हमारा टीचर भी ये सोचता था कि हमने अपना काम कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर बेड़ा राजा ने हफीज कॉन्ट्रैक्टर से कहा कि क्या ये बात सही है कि जो लोग गिफ्टेड होते हैं, जिनके अंदर कोई नेचुरल एबिलिटी होती है, वो ऐसी चीज़ों को नहीं समझ पाते या लर्न नहीं कर पाते जो उन्हें अलग से सिखाई जाती हैं? क्या आपको लगता है कि आप पर भी ये बात लागू होती है कि आप ड्राइंग्स में, स्केचेस में गॉड गिफ्टेड थे, लेकिन जब आपको पढ़ाया जाता था तो आप पढ़ नहीं पाते थे? क्या ये चीज़ें आपके ऊपर भी लागू होती है ये बात? तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने उनसे कहा कि मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे थे और जो कुछ ऐसे बच्चे थे जो फर्स्ट या सेकंड आते थे क्लास में, वो आज के समय पर बहुत साधारण सी जॉब कर रहे हैं। तब बेड़ा राजा ने उनसे पूछा, बल्कि ये कहा जाना चाहिए कि बेड़ा राजा ने उनसे कहा कि मैंने भी कई जगहों पर ऐसा देखा है कि बहुत से लोग जो कि अपनी क्लासेस में टॉप करते रहते थे वो आज के दिन में साधारण जॉब करते हैं। यानी कि बेड़ा राजा भी हफीज कॉन्ट्रैक्टर की इस बात से एग्री कर रही थी कि क्लास में फर्स्ट या सेकंड आना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा काम करेंगे, हो सकता है उसके बाद आप एक साधारण जीवन जिए, या ये भी पॉसिबल है कि आपकी क्लास में हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जो शायद पढ़ाई के हिसाब से बहुत अच्छा ना हो, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा नेचुरल टैलेंट हो, कोई ऐसा काम करने की क्षमता हो जिससे आने वाले टाइम में वो बहुत ज़्यादा सफल हो जाए। यहाँ पर हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने बेड़ा राजा से कहा कि स्कूल में हम जो समय व्यतीत करते हैं, स्कूल में हमारे जीवन का जो समय जाता है, उससे हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं और मैंने जो कुछ भी सीखा वो खुद करके सीखा, ना कि इस तरीके से कि स्कूल में मुझे जो सिखाया गया मैंने वो सीखा। नहीं, मैंने जो भी सीखा वो खुद सीखा। इसके बाद बेड़ा राजा ने यहाँ पर हफीज कॉन्ट्रैक्टर से ये कहा कि क्योंकि आपके पास पर्सनैलिटी थी, स्किल्स मतलब आपके पास कैपेबिलिटीज़ थी और आपने उसे अपने तरीके से यूज़ किया, जैसे कि आप उस अपनी स्किल्स के साथ, अपनी पर्सनैलिटी के साथ कंफर्टेबल आपको लगा, आप वैसे चले। यानी कि आपके अंदर ड्राइंग और स्केचेस बनाने की कैपेबिलिटी थी, इसलिए आपने पढ़ाई का जो नियम होता है कि सब बच्चों को पढ़ना है फिर कुछ बनना है, आपने इन रूल्स के खिलाफ आप गए क्योंकि आपके पास एक नेचुरल टैलेंट था। और आप रूल्स के खिलाफ इसलिए गए क्योंकि आप वो करना चाहते थे जो आपको अच्छा लगता है, ना कि अपनी मर्जी के खिलाफ। यानी कि बेड़ा राजा यहाँ पर हफीज कॉन्ट्रैक्टर से ये जानना चाह रही थी कि आप ये जानते थे कि आपके पास ये नेचुरल टैलेंट है, इसलिए आप पढ़ाई में आगे नहीं बढ़े क्योंकि आपको पता था आप पढ़ाई में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो रूल होता है कि नहीं पढ़ना है, कुछ करना है, तो आप इस रूल के खिलाफ चले गए और तभी आप आगे सक्सेसफुल हुए। तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर कहते हैं कि मैं दूसरे कामों में, दूसरी बातों में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी किसी दिन हम क्लास में पढ़ रहे होते थे और बारिश हो जाती थी स्टार्ट, तो फिर मैं बारिश की तरफ ही देखता रहता था और मैं ये सोचता था कि बारिश का पानी कैसे बहता है, और मैं ये भी सोचता था कि डैम कैसे बनाया जा सकता है, यानी कि बांध जो कि पानी को रोकने के काम आता है। फिर मैं ये भी सोचता था कि डैम से पानी कैसे बहेगा अगर मैं डैम बनाता हूँ तो, और डैम के अंदर कितना पानी समा सकता है। ये सब चीज़ें मैं उस दिन सोचता रहता था जिस दिन बारिश हो रही होती थी। और अगर कभी खेलते हुए या लड़ते हुए किसी स्टूडेंट के शर्ट का बटन टूट जाता था तो वो दौड़ते हुए मेरे पास आते थे और मैं चौक पीस होता है, मैं चौक को ब्लेड से काट कर उनके लिए बटन बना देता था। और क्योंकि हम स्कूल में थे तो स्कूल में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता था और शर्ट पर बटन लगा होना बहुत ज़रूरी होता था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था कि मैं उनके लिए चौक से काट के बिल्कुल ऐसा बटन बनाकर उनको दे देता था जिससे कि वो पनिशमेंट से बच जाते थे। और यहाँ पर
ये भी बताया गया है कि जब मैं उन्हें ये नकली बटन बनाकर दे देता था वो शर्ट पे लगा लेते थे, तो डिनर टाइम पे भी कोई उनके इस गलती को पकड़ नहीं पाता था, क्योंकि अगर शर्ट पर बटन ना हो तो उनके स्कूल में डिसिप्लिन रहा होगा, ये रूल रहा होगा, तो उस केस में उन्हें पनिशमेंट मिलती होगी। तो यहाँ पर वो यही बता रहे हैं कि मैं अपने फ्रेंड्स की मदद किया करता था जिससे कि उनको किसी तरह की पनिशमेंट नहीं मिलती थी। इसके बाद यहाँ पर बेड़ा राजा ने हफीज कॉन्ट्रैक्टर से पूछा कि आज के समय में आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि आप अपने क्लाइंट के लिए, अपने कस्टमर के लिए किस तरह की बिल्डिंग बनाएंगे, यानी कि आपके कस्टमर को किस तरह की बिल्डिंग चाहिए, आप इसका डिज़ाइन कैसे तैयार करते हैं। तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर कहते हैं कि मैं अपने क्लाइंट का, यानी कि जो कस्टमर मेरे पास आते हैं कि बिल्डिंग बनाने के लिए, मैं उनके फेस को देखता हूँ, उनके कपड़ों को देखता हूँ, उनके बोल चाल के तरीक़ों को देखता हूँ, वो खाना कैसे खाते हैं, इन चीज़ों को देखता हूँ, और फिर मैं इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि उनको किस तरह की सुविधाएं चाहिए, वो किस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं। और मैं ये भी ध्यान में रखता हूँ कि मेरे जो क्लाइंट आते हैं जो कि मुझसे बिल्डिंग के डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं, उनको किन चीज़ों में सुविधा मिल सकती है, किन चीज़ों में उनको कंफर्टेबल फील हो सकता है, मैं उनके हिसाब से सोचता हूँ। और फिर मैं एक फटाफट से एक पेपर लेता हूँ और उसी टाइम मैं उस पर बिल्डिंग का स्केच या बिल्डिंग का डिज़ाइन बना देता हूँ, और फिर मैं उस पेपर को, जिस पर मैंने स्केच या डिज़ाइन बनाया होता है बिल्डिंग का, अपने ऑफिस के लोगों को दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर बेड़ा राजा ने हफीज कॉन्ट्रैक्टर से कहा कि आप ये काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तब हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें आंसर दिया कि आप कह सकती है कि मैं इसे आसानी से कर लेता हूँ, आप इसे मैथ भी कह सकते हैं, जो चाहे वो कह सकते हैं। और हालांकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो मैं कर पाता हूँ ये सब मैथ की वजह से ही है, जैसे कि डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, अगर आप इन सब चीज़ों को एक साथ जोड़ दें और एक स्केच तैयार करते हैं आप इन सब के द्वारा, तो ये मैथमेटिक्स ही है। तो यहाँ पर बेड़ा राजा ये कह रही है कि हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने मैथमेटिक्स की अपनी ही एक डेफिनेशन बना दी है, यानी कि हफीज कॉन्ट्रैक्टर मैथमेटिक्स को अपने ही हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं। उस सब्जेक्ट को लेकर उन्होंने इतने बड़े बड़े काम कर लिए जिस सब्जेक्ट को वो लाइक ही नहीं करते थे, जिस सब्जेक्ट को पढ़ना उन्हें पसंद ही नहीं था, उसी मैथमेटिक्स को उन्होंने अपने हिसाब से डिफाइन किया और आज उसी का यूज़ वो बिल्डिंग्स के डिज़ाइन बनाने में कर रहे हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।